बच्चों, अब जैसे हमने परावर्तन के नियम देखे थे, तो परावर्तन के नियम के लिए क्या चाहिए होता है कि हमारा जो दर्पण है वो ऐसे रखा हुआ हो हमेशा, या फिर ऐसे रखा हुआ हो, तो जो भी चीज़ आए वो ऐसे मुड़ जाए। ठीक है, लेकिन हमेशा परावर्तन के लिए सीधा दर्पण होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास गोल दर्पण है तो उसमें अगर हम परावर्तन करेंगे तो इसके 3 नियम हैं। ठीक है, 1 2 3, ये बहुत ही इजी नियम है, इनको हम सीखते हैं। तो जब भी हम कोई भी दर्पण बनाएंगे तो या तो वो अवतल दर्पण होगा या फिर वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो जब भी हम दर्पण बनाएंगे तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में यहाँ पर पॉलिश दिखाएंगे। तुम ऐसे समझ लो कि ये चम्मच है, तो इसका पीछे वाला भाग क्या है, पॉलिश है, और ये चमकदार भाग है जहाँ पर प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जब हम चम्मच को उल्टा करेंगे तो ये क्या है, ये उसका उल्टा वाला भाग है जो नीचे की तरफ है। ठीक है, और ये चमकदार सतह है जहाँ पर प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण को ऐसे बनाते हैं और उत्तल दर्पण को ऐसे बनाते हैं। इसके बाद हम जैसे ही अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण को बनाते हैं, हम इसमें एक मुख्य अक्ष बनाते हैं, एक रेखा बनाते हैं, और हम लेबल करते हैं 3 चीज़ें, P, C और F। ठीक है, ऐसे ही उत्तल दर्पण में C, P और F। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो अगर हम इसको पूरा करेंगे तो ये ऐसे बनेगा ना, इसको गोल करेंगे तो इसका C इसके बीच में होगा। ठीक है, तो इसके पीछे की तरफ जो है C और F होगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। जब भी हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसके पीछे वाले भाग की तरफ पॉलिश दिखाएंगे। इसके बाद हम एक मुख्य अक्ष खींचेंगे और 3 चीज़ें लेबल करेंगे, P, C और F। ठीक है, अब पहला नियम कहता है कि अगर कोई भी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर का क्या मतलब होता है, पैरेलल। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, समांतर होने चाहिए। अगर कोई भी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो क्या होगा, वो परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी। ठीक है, जैसे हमारे जो समतल दर्पण है उसमें क्या होता था कि ये दोनों कोण इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर क्या है कि अगर वो परावर्तित होएगी, इस पे पड़ेगी, तो वो क्या होगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। जब भी कोई भी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, तो ये तो है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी क्या होगा, समांतर कोई भी रेखा अगर मुख्य अक्ष के आएगी तो वो क्या करेगी, फोकस से गुजरेगी। अब ये फोकस है लेकिन ये फोकस है नहीं, ये तो चम्मच का अंदर वाला भाग है, चम्मच का पीछे वाला भाग है, वो तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे गुजरेगी, परावर्तित होकर ऐसे चले जाएगी। ठीक है, ये फोकस को ही जब हम पीछे की तरफ खींच देंगे, इस रेखा को बढ़ा देंगे, तो ये ऐसे दिखेगा। एक बार हम इसको पढ़ के फिर से ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो पहला नियम है वो क्या कहता है, इसका पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण अगर आएगा तो वो परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगा। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई भी किरण आएगा तो वो क्या होगा, परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगा। ठीक है, अगर समांतर कोई भी किरण आएगी तो वो परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी। ठीक है, एक बार हम और देखते हैं। अवतल दर्पण जब हम बनाएंगे तो हम उसकी ऐसी पॉलिश दिखाएंगे, एक मुख्य अक्ष दिखाएंगे, यहाँ पर हम डालेंगे P, यहाँ पर C, यहाँ पर F। अब यहाँ पे कोई भी रेखा आएगी तो वो फोकस से गुजरेगी। कोई भी समांतर रेखा अगर होगी तो वो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, कोई भी रेखा अगर समांतर होगी मुख्य अक्ष के तो वो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये क्या ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी सेम होगा। अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसमें भी हम C, F और P जो है वो लिख देंगे पहले। इसमें भी कोई भी किरण जब समांतर आएगी तो वो फोकस से गुजरेगी और ऐसे चले जाएगी।
ठीक है। कोई भी किरण जब समांतर आएगी तो वो फोकस से गुजरेगी और इसको पीछे ले जाएंगे तो वो ऐसे चले जाएगी। ठीक है, तुम समझ गए। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो फोकस से गुजरेगी। कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। अब तुम्हें सीधा फोकस से ऐसे नहीं निकाल देनी, परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, कोई भी किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। कोई भी किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ये तो था पहला नियम। पहला नियम बहुत इजी है कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो क्या करेगी, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र की तरफ से आ रही है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन होने के बाद वहीं से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये तो और भी इजी है। हम एक दर्पण बनाएंगे, इसमें मुख्य अक्ष खींचेंगे, ये है P, ये है C, ये है F। तो कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है। कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये उत्तल दर्पण है, इसका P यहाँ पर है, C यहाँ पर है, ठीक है, F यहाँ पर है। तो इसमें कोई भी किरण अगर C से गुज़र रही है, सपोज़ ये किरण आई और ये C से गुज़र रही है, तो ये क्या करेगी, ये टकराकर C से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, समझ में आ गया सबको। कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, और जो तीसरा नियम है वो हम पहले ही देख चुके हैं। तीसरा नियम वही है जो कि एक सीधे दर्पण के लिए होता है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, इसमें भी यही होगा कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तन किरण है, उन दोनों के जो कोण हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री से इस पर पड़ रही है तो ये 30 डिग्री से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे होगा। अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, गोल दर्पण दो टाइप के हो सकते हैं ना, अवतल और उत्तल। अगर ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे है P, यहाँ पे है C और यहाँ पे है F। तो अगर कोई किरण तिरछी रेखा से P पर पड़ रही है, ध्रुव पे या पोल पे पड़ रही है, तो ये जो भी यहाँ पे कोण होगा, आपतित कोण होगा, वही क्या होगा, परावर्तित कोण होगा। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये जो मुख्य अक्ष था हमारा, ये हमारा अभिलंब की तरह काम करेगा। ठीक है, हम देखते थे कि जो हमारा सीधा दर्पण होता है उसमें एक आपतित किरण होती है जो आती है, और जो परे जाती है उसका नाम क्या होता है, परावर्तित किरण, और इनके बीच में एक अभिलंब होता है। ठीक है, और हमने देखा कि ये तीनों जो हैं अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही साइड होंगे, और ये जो दोनों कोण हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण अगर है ऐसा या फिर ऐसा तो भी सेम है। ठीक है, अगर गोलीय दर्पण है तभी भी अगर P पे कोई भी रेखा पड़ रही है तो वो आपतन कोण और जो परावर्तन कोण है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होने का क्या मतलब होता है, इक्वल होने का ये मतलब होता है कि अगर रेखा ऐसे पड़ रही है तो ये जो है ये ऐसे चले जाएगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर रेखा जो है वो ऐसी है
तो ये इतना छोटा सा है तो ये भी इतना छोटा सा होगा, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रेखा बहुत बड़ी है, इसका कोण जो है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, तो जो इसका ये होगा ये भी इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो जब भी एक दर्पण है, चाहे वो गोल है चाहे वो समतल है, इसका हमेशा जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होगा। ये है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी सेम होगा, इसमें भी सेम इसी तरीके से जो भी आई होगा वही आर के इक्वल होगा। जो भी ये किरण होगी और ये जो किरण होगी ये एक दूसरे के इक्वल जो है कोण बनाएंगी, ठीक है। तो हमने ये 3 हमारे नियम हैं। सबसे पहला नियम क्या है कि अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश किरण पड़ेगी वो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। जो भी किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो टकराने के बाद केंद्र से ही वापस चली जाएगी। और तीसरा क्या है, आपतित किरण अगर तिरछी दिशा में हमारे दर्पण पे पड़ेगी तो आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होगा, ठीक है। अब इसमें हमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखो। तो हमें ये 6 डायग्राम बनाने हैं और ये 3 नियम लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या और फोकस अंकित करो। तो ये सारा हमें लिखकर समझाना है, ठीक है। इतना काम सबको करना है।